हेलो बच्चों बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एडवांस फिजिक्स बाय कैलाश सर। आज बच्चों एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की एक रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक प्रिजनर है बच्चों, वो एस्केप करना चाहता है प्रिजन को, है ना। और उसकी एक अलग एबिलिटी है कि वो एक 90 डिग्री वाला जो कॉर्नर होता है ना, दो वॉल जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री होती हैं और उनका जो कॉर्नर बनता है, उस कॉर्नर की हेल्प से एक वॉल को क्लाइम करने वाला है। जानने में बड़ा मजेदार लग रहा है ना। इज इट पॉसिबल और नॉट? सो ऑल द फिजिक्स लवर्स दे मस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है बच्चों। तो इन अ प्रिजन एस्केप केस, अ प्रिजनर एस्केप्ड ड्यूरिंग हिज एबिलिटी टू क्लाइंब अप द कॉर्नर formed by the intersection of two vertical perpendicular walls. Find the minimum force he had to apply on any one of the wall during his climb. Also discuss possible values of friction coefficient. So friction coefficient की possible values के बारे में भी बात करनी है और किसी एक दीवार के ऊपर वो जो फोर्स लगा रहा होगा बच्चों, that force we have to find. Okay, is this clear? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लिया आप लोगों ने। मैं थोड़ा सा सिचुएशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सो एक दीवार मान लो बच्चों यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकल है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। और एक दीवार बच्चों यहाँ पे इस तरीके से हो गई, दिस इज अ टॉप व्यू। ऊपर से देख रहे हैं, ग्रेविटी बच्चों अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अब प्रिजनर बच्चों यहां है, तो वो क्या करेगा कि दोनों कॉर्नर, जो कॉर्नर होगा ना, मान लो एक दीवार यहां सामने हो गई, एक दीवार इधर हो गई, तो दोनों दीवार का सपोर्ट लेगा, एक हाथ इस पे लगाएगा, एक हाथ इस पे लगाएगा। हम सिमेट्री कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, कि वो बीचों बीच में जा रहा है ना। ये सब चीजें थोड़ी सी कंसीडर करके चलनी पड़ेंगी। वो पैर भी लगाएगा, है ना, दोनों इन दोनों दीवारों को पुश करेगा, मतलब 90 डिग्री पे कॉर्नर इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे एक दीवार ऐसे, इसको भी पुश करेगा, इसको भी पुश करेगा, तो वो दोनों दीवारों को पुश कर रहा होगा, है ना, दोनों दीवारों को पुश कर रहा होगा। तो ये वाली दीवार उस पर एक फोर्स लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन का, ये प्रिजनर के ऊपर जो फोर्स आ रहा होगा दीवार से, ठीक है, और एक फोर्स आ रहा होगा बच्चों प्रिजनर के ऊपर यहां से। और ये देख रहे हो बच्चों, सिमेट्री होगी ना बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में मान के सब चल रहे हैं हम लोग ना, दोनों दीवार 90 डिग्री पे, तो सिमेट्री का केस लेके चलना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल का फोर्स यहां से लग रहा होगा, वही नॉर्मल का फोर्स यहां से लग रहा होगा प्रिजनर के ऊपर। सिमेट्री होगी दोनों साइड, मतलब सिमेट्रिक सिचुएशन कंसीडर करो ना। अगर इस वाली सिमेट्री का अगर मैं इसी डायग्राम को अगर ऐसे बनाता ना, तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता, तो सिमेट्री वाली चीज ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आती। अगर मान लो इनके बीच में वो प्रिजनर जो है ऐसे हेल्प लेके चढ़ रहा है, समझ रहे हो? अब समझ में आया? सिमेट्री आएगी नहीं आएगी? तो यहां से लगने वाला नॉर्मल, यहां से लगने वाला नॉर्मल, सिमेट्री वाला हो जाएगा केस। इसलिए अब देखो, इससे समझ में आ गया होगा सिमेट्री वाला केस ना। तो बच्चे यहां से एक तो सिमेट्री आ जाएगी, क्लियर है। अब देखो जो प्रिजनर है ना, यहाँ पे जो प्रिजनर है, ठीक है, मैं उसको एक काम करता हूं, सर्कल से बना देता हूं। ये है हमारा प्रिजनर ना, तो इस प्रिजनर का mg नीचे की तरफ होगा, है ना, mg इसका नीचे की तरफ होगा। ये वाली जो दीवार होगी ना बच्चों, इस वाली दीवार को मैं सामने से भी दिखा देता हूं आपको ना। ये हो गई ये सामने वाली दीवार, ठीक है। ये कौन सी दीवार है? इस वाली दीवार को ऐसे दिखा दिया वर्टिकल, ये ऊपर टॉप इसका इधर हो गया और बच्चों बॉटम इसका नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। दिस इज द बॉटम ऑफ दिस वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे उसका वो प्रिजनर का हाथ यहाँ पे है, उस पर नॉर्मल लग रहा है बाहर की तरफ। तो बच्चों तुम्हें पता है कि इसके प्रिजनर के वेट को जो अंदर की तरफ नीचे की तरफ होगा, उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन का एक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, है ना। यहाँ पे एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अच्छा एक चीज और देखना, इस प्रिजनर के ऊपर ये वाला जो नॉर्मल लग रहा है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगा, एक फ्रिक्शन बच्चों यहाँ पे ऊपर की तरफ लग जाएगा, जो mg को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। फ्रिक्शन बच्चों mg को बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पे। वो इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है कि बच्चों जो इधर से ये नॉर्मल लग रहा है ना इस प्रिजनर के ऊपर, बेसिकली इस नॉर्मल की वजह से प्रिजनर इधर भाग जाएगा। तो बच्चों मुझे एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर भी चाहिए, है ना, तो फ्रिक्शन का एक एक्स कंपोनेंट भी आएगा। सिमिलरली इस नॉर्मल की वजह से प्रिजनर इधर ना भाग जाए, तो फ्रिक्शन की हेल्प से ही रुकेगा बच्चों वो। यहाँ पे एक एफ इधर चाहिए होगा, सिमेट्री से जितना एफ इधर चाहिए होगा उतना इधर चाहिए होगा। तो ये फ्रिक्शन का बच्चों वाई कंपोनेंट हो गया और एक फ्रिक्शन का मेरे को एक्स कंपोनेंट चाहिए होगा। तो फ्रिक्शन बेसिकली यहाँ पे एंगल पे लगेगा बच्चों, किसी भी दीवार पे ना। तो फ्रिक्शन क्या लगेगा बच्चों? किसी भी दीवार पे जो लग रहा होगा वो एंगल पे लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा। ये वाली बात समझ में आई? तो फ्रिक्शन के दो मतलब ऊपर भी कंपोनेंट आ रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आ रहे होंगे, अदरवाइज नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा? तो अगर इस प्रिजनर पे देखा जाए तो दीवार ने, इस वाली दीवार ने नॉर्मल लगाया, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक नॉर्मल इधर से लगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में mg था, ठीक है।
ये नॉर्मल लगा, ये वाला नॉर्मल लगा, अंदर की तरफ mg लगा दिया, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगा दिया जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट था, तो इस नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा? यहाँ का फ्रिक्शन, x कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शन, और इस वाले नॉर्मल को बैलेंस कौन करेगा? यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ द फ्रिक्शन। तो बच्चों उसको फ्रिक्शन की हेल्प, यहाँ से फ्रिक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी इस नॉर्मल को काउंटर करने के लिए। तो वो बेसिकली ऐसे कह सकते हो फ्रिक्शन की हेल्प से ये नॉर्मल ले पाएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि वो दीवार को ऐसे पुश करेगा तो दीवार इस पे इधर फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से ये नॉर्मल जनरेट होगा। सिमिलरली इस वाली दीवार को इधर पुश करेगा तो इस बंदे पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। अच्छा ध्यान रखना, ये दीवार के ऊपर लगने वाले फोर्स नहीं दिखा रहा हूं मैं, ये प्रिजनर के ऊपर लगने वाले फोर्स हैं, ठीक है। वो थोड़ा डायग्राम इस तरीके से मैंने बना दिया है कि दीवार पे दिख रहा है वो ना, दीवार के ऊपर नहीं है बच्चों ये फोर्सेस, ये प्रिजनर के ऊपर जो फोर्स लग रहे होंगे ना वो ये है। और वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, और वो वाला ये वाला जो Fy है ये भी लग रहा होगा। समझ में आया? ओके, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा वो वाला केस। अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस लेके चलेंगे, मिनिमम फोर्स बताना है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है ना ये भी तो मैन के द्वारा ही लगाया जा रहा होगा वॉल के ऊपर, या वॉल मैन पे लगा रही होगी। तो बेसिकली हम इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला केस लेके चलेंगे, और लिमिटिंग फ्रिक्शन में कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू इनटू एन के बराबर हो जाएगा। तो मैन के द्वारा वॉल के ऊपर कितने फोर्स लग रहे होंगे? नॉर्मल लग रहा होगा किसी एक वॉल के ऊपर, एक तो नॉर्मल लग रहा होगा, और ये नेट फ्रिक्शन एक्स और वाई कंपोनेंट का जो फ्रिक्शन का नेट होगा वो लग रहा होगा, है ना। ये वाली बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? अच्छा अब यहाँ पे बच्चों कुछ कुछ चीजें समझते हैं। देखो जो फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन फोर्स है ना बच्चों Fs, उसका कॉस कंपोनेंट होगा ना बच्चों, कॉस थीटा, उसका 2 टाइम्स कर देना, है ना, y कंपोनेंट, वो बच्चों mg के बराबर होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर ये तो mg के बराबर होगा। और फ्रिक्शन का ये x कंपोनेंट जो होगा ये नॉर्मल के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन का x कंपोनेंट Fs साइन थीटा ये बच्चों हमारे पास नॉर्मल के बराबर आ जाएगा। तो यहां से अगर बच्चों इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो नॉर्मल की वैल्यू बच्चों हमारे पास mg tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगी। तो नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों mg tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ये होगा बच्चों नॉर्मल का वैल्यू, ठीक है। नॉर्मल का वैल्यू ये आ जाएगा। अच्छा अभी इसको ना म्यू एन लिखना, मतलब अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि म्यू एन लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, है ना। अभी लिमिटिंग के बारे में बात नहीं करते अभी ना, अभी उसको साइड रखते हैं, ठीक है। अभी हम उसको एफएस ही कंसीडर करके चलते हैं कि एफएस लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। वो लिमिटिंग है नहीं है, वो सब बातें बाद की हैं, ठीक है। अभी म्यू इनटू एन नहीं लिखते उसको ना। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास जो फ्रिक्शन नॉर्मल की वैल्यू आ गई ना बच्चों, वो हमारे पास इतनी आ गई है ना, नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। तो अब ये नॉर्मल आ गया। हमें करना क्या है बच्चों? हमें बताना है कि व्हाट फाइंड द मिनिमम फोर्स ही हैड टू अप्लाई ऑन एनी ऑफ द वॉल। तो बच्चों जो इसको फोर्स लगाना पड़ रहा होगा बच्चों वो कितना होगा? किसी एक दीवार के ऊपर मान लो उसको एफ बोल देता हूं, तो एफ एक तो नॉर्मल और एक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दीवार के प्लेन में होगा, नॉर्मल दीवार के परपेंडिकुलर होगा। तो एफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन का स्क्वायर प्लस का एफ एस का स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। ये फोर्स है, इतना फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा होगा। अब इसको बच्चों एफ नॉर्मल की वैल्यू तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, यहाँ पे ना नॉर्मल की वैल्यू है, और एक रिलेशन और था बच्चों हमारे पास ना एफ एस और नॉर्मल के बीच में। तो एफ एस को बच्चों एन अपॉन साइन थीटा ला के रख सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो एफ का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों मेरे पास एन स्क्वायर 1 प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास एफ का स्क्वायर, एफ के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों? एन की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास एम स्क्वायर, मतलब सॉरी एफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को बच्चों अंदर भेज देंगे हम लोग जो है, तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जिसको हम ऐसे रख सकते हैं एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये बन जाएगा बच्चों 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 के बराबर। लो जी, थीटा के टर्म्स में बच्चों हमारे पास एफ आ गया। अब हमें क्या करना है कि थीटा का, अब इसको एफ को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है, एफ को हमें मिनिमाइज करना है। तो बच्चों जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है, हमें ये पता है ना। तो एफ एस जो है म्यू इनटू एन से छोटा या बराबर होना चाहिए। एफ एस की वैल्यू हमें बच्चों यहाँ पे पता है, एफ एस की वैल्यू क्या है बच्चों? एन अपॉन साइन थीटा के बराबर। तो एन अपॉन साइन थीटा ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा म्यू एन से छोटा, मतलब साइन थीटा बड़ा आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन म्यू से। ये कंडीशन आ गई हमारे पास ना थीटा के साथ। अब अगर साइन थीटा ये है बच्चों तो टेन थीटा बड़ा होगा, टेन थीटा बड़ा होगा 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस का 1 से,
यही आएगा ना बच्चों टेन थीटा। देखो 1/रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस का 1 से टेन थीटा बढ़ा आ जाएगा। यहां से एक काम करना बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना या टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो यहां से आएगी ना बच्चों, पता है वो कितनी आ जाएगी, 4f² डिवाइडेड बाई m² g² है ना, और माइनस का 1 और 2 से भी डिवाइड कर देना, जो टू टेन स्क्वायर थीटा है ना, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगी बच्चों मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो ये है यहाँ पे स्क्वायर कर देना, यहाँ पे लाके पुट कर देना, तो 4f² डिवाइडेड बाई 2m² g² माइनस का 1/2 बड़ा या बराबर होना चाहिए बच्चों 1/μ² माइनस का 1 से। अब इसको 1/2 को मैं उधर ले जाऊं तो 2f² डिवाइडेड बाई m² g² बड़ा या बराबर होना चाहिए बच्चों, जब ये 1/2 उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा ना, तो 2 प्लस का μ² माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स μ² माइनस का 1, ऐसा करके कुछ बन रहा होगा बच्चों यहाँ पर ना। तो f की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ना, f ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस होना चाहिए ना, तो f की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, अब इसको इनइक्वालिटी घटा के इक्वालिटी रख सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास mg डिवाइडेड बाई 2 रूट के अंदर 1 प्लस का μ² डिवाइडेड बाई μ² माइनस का 1 के बराबर। लो जी, ये आ गया बच्चों मिनिमम वैल्यू ऑफ द f। इतना मिनिमम फ्रिक्शन, इतना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। सो व्हेन दे से कि व्हाट इज द फोर्स, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी तो मैन के द्वारा ही लग रहा है ना, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी तो कांटेक्ट फोर्स ही हुआ ना, और नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स हुआ, तो दिस इज द मिनिमम फोर्स जो इसको मैन को लगाना पड़ेगा दीवार के ऊपर, इतना लगाना पड़ेगा। अब इससे बच्चों एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पे जो म्यू है ना बच्चों, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। म्यू को बच्चों ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, म्यू को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। म्यू इसमें 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो कंडीशन भी पूछी थी ना कि व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन द वैल्यू ऑफ म्यू, तो म्यू बच्चों 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अच्छा, अगर म्यू बहुत ही ज्यादा लार्ज कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया मान लो ना, तो इन दैट केस जो एफ की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, वो mg/2 के बराबर आ जाएगी, मतलब ना दैट विल बी टेंडिंग टू mg/2, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था बच्चों, इसमें ना फ्रिक्शन के कंपोनेंट वाली कहानी जो थी ना बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको फोर्सेस को विजुअलाइज करना है कि फोर्सेस लग कैसे रहे। मैन के ऊपर लगने वाले फोर्स बताए, दीवार के द्वारा जो मैन पर लग रहे होंगे, ठीक है। वो एफएस मैंने दिखाया भी सके, लेकिन वो बेसिकली एफएस जो है ना बच्चों मैन के ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। और ये वाला भी एफएक्स जो है मैन के ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन यू लाइक्ड इट। और बच्चों और ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन इस वाले चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, है ना। ऐसे मजेदार क्वेश्चन हम लोग जी एडवांस के लिए सॉल्व कर रहे होंगे। सो चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, दूसरा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया बच्चों मैंने, जेईई मेन एंड एडवांस की, 1 जून से स्टार्ट हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट करवाने वाला हूँ बच्चों मैं उसके अंदर ना। तो मेरा कंटेंट खुद मैं ही डिजाइन करूंगा उन टेस्ट को, तो बच्चों आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, पूरे साल चलेगी ये टेस्ट सीरीज। तो आप लोगों को लास्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ अच्छे लेवल के फिजिक्स के टेस्ट देना स्टार्ट कर दो आप मेरी इस टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। ओके, सो आज का सेशन जो है यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।